आज बात करते हैं एक ऐसी नदी की जिसे दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, कावेरी। ये सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये दो बड़े राज्यों की संस्कृति, उनकी खेती और उनकी पहचान की बुनियाद है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ये बात तो शायद सबने सुनी होगी, पर यह सिर्फ एक कहावत नहीं है। मतलब जैसे गंगा उत्तर भारत के लिए पवित्र और जरूरी है, ठीक वैसे ही कावेरी दक्षिण में आस्था और जीवन का बिल्कुल केंद्र है, और यही बात इसे इतना इतना खास बनाती है। तो ये जीवन रेखा आखिर शुरू कहाँ से होती है? चलिए इसके सफर को शुरुआत से देखते हैं। तो कावेरी की शुरुआत होती है कर्नाटक के बहुत ही खूबसूरत कोडागु जिले की पहाड़ियों से। जगह का नाम है तला कावेरी। और जरा सोचिए, ये जगह 1300 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर है। मतलब ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल पॉइंट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है। और यहां से जो सफर शुरू होता है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, पूरे 805 किलोमीटर का लंबा सफर। आप अंदाजा लगाइए, इतनी लंबी यात्रा में ये नदी ना जाने कितने शहरों, गांवों और लाखों खेतों को सींचती होगी, उन्हें जीवन देती होगी। तो इसका रास्ता कैसा है? देखिए, ये कर्नाटक से अपनी यात्रा शुरू करती है, फिर तमिलनाडु के विशाल मैदानों से गुजरती है, और आखिर में जाकर बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती है। एक पूरी कहानी है इसका रास्ता। तो जैसा हमने कहा, कावेरी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये समृद्धि और आस्था दोनों का स्रोत है। चलिए अब देखते हैं कि ये लोगों के जीवन को आर्थिक और धार्मिक दोनों तरीकों से कैसे छूती है। जरा सोचिए, अगर कावेरी ना हो तो क्या होगा? खेत सूख जाएंगे, क्योंकि करोड़ों किसानों की सिंचाई इसी से होती है। हमारे घरों की बिजली पर असर पड़ेगा, क्योंकि कई बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इसी नदी पर निर्भर हैं। और तो और, पीने के पानी से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक सब कुछ, लिटरली सब कुछ इसी पर टिका है। और अगर इसका सबसे बड़ा सबूत देखना हो तो वो है तंजावुर का डेल्टा। कावेरी के पानी ने ही इस जमीन को इतना इतना उपजाऊ बना दिया है कि इसे तमिलनाडु का अन्न भंडार या द राइस बोल ऑफ तमिलनाडु कहते हैं। ये कावेरी की शक्ति का जीता जागता उदाहरण है ना? अच्छा, ये तो हुई आर्थिक बात। अब आते हैं आस्था पर। कावेरी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक देवी है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक वो ऋषि अगस्त्य की बेटी थीं, जिन्होंने इंसानों की भलाई के लिए, मानवता के कल्याण के लिए एक नदी का रूप ले लिया। और शायद यही वजह है कि आज भी लाखों लोग इन्हें मां की तरह पूजते हैं। लेकिन जब कोई चीज इतनी कीमती हो, इतनी जीवनदायिनी हो, तो उसके बंटवारे को लेकर विवाद होना भी कह सकते हैं कि लाजमी है। और यहीं से कावेरी की कहानी में एक बहुत ही मुश्किल और उलझा हुआ मोड़ आता है, जल विवाद। तो सवाल उठता है कि इस दशकों पुराने विवाद में आखिर कौन कौन शामिल हैं? चलिए एक नजर डालते हैं। देखिए, ये सिर्फ कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच की बात नहीं है। इनके अलावा केरला और पुडुचेरी भी इस पर निर्भर है। मतलब कुल 4 पार्टीज हैं। और शायद यही वजह है कि यह विवाद इतना ज्यादा जटिल है, इतना पेचीदा है, कि इसे सुलझाने के लिए सालों से अदालतों और ट्रिब्यूनल की मदद लेनी पड़ रही है। चलिए, ये राजनीतिक विवाद तो एक तरफ है, लेकिन आज कावेरी एक और शायद उससे भी बड़े संकट का सामना कर रही है। और यह संकट है उसके अपने अस्तित्व का। आइए देखते हैं कि वो कौन से खतरे हैं जो इस जीवनदायिनी नदी के भविष्य पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। और ये खतरे ना हर तरफ से आ रहे हैं। एक तरफ फैक्ट्रियों और शहरों का गंदा पानी इसे जहरीला बना रहा है, दूसरी तरफ अवैध रेत खनन नदी के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर रहा है। ऊपर से इसके कैचमेंट एरिया में जंगलों की कटाई से नदी में पानी कम हो रहा है, और जो पानी है भी उसे हम जरूरत से कई ज्यादा निकाल रहे हैं। मतलब ये एक साथ कई मोर्चों पर हमला है। तो सवाल ये है कि क्या कोई उम्मीद बची है? जवाब है, बिल्कुल है। अगर हम सब मिलकर नदी को साफ रखें, इसके किनारों पर फिर से पेड़ लगाएं और सबसे जरूरी पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो हाँ, हम कावेरी को बचा सकते हैं। ये एक साझी जिम्मेदारी है। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि कावेरी सिर्फ पानी की एक धारा नहीं, ये दक्षिण भारत की आत्मा है। इसे बचाना सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करना नहीं है, बल्कि अपनी विरासत, अपनी संस्कृति और अपने भविष्य को बचाना है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सच में तैयार हैं?